स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इज एवं आर के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हम लोग हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते थे। आज हम लोग इज एवं आर के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे और ये देखेंगे कि इज एवं आर के बाद हम प्रेजेंट टेंस में यदि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ कैसा होता है, उसका भाव कैसा होता है, उस वाक्य में कैसा निर्धारित समय होता है। इसको आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इज एवं आर के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके देखेंगे। और इसके पहले ये ध्यान देना है कि इसके पहले हम लोग इज एवं आर का प्रयोग पढ़ चुके हैं, तो उसे नहीं देखना है। इज एवं आर वो सिंपल सेंटेंस की तरह था, जैसे मैं एक राजा हूँ, आई एम ए किंग, वह एक गायिका है, शी इज ए सिंगर। वह सामान्य साधारण सेंटेंस था, साधारण वाक्य था, लेकिन आज हम लोग इज एवं आर के साथ इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस इज एवं आर प्लस इन्फिनेटिव, तीनों सेंटेंस हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहचान देखिए इसका, यदि जिस वाक्य का हम ट्रांसलेट करेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ यदि हम टू का प्रयोग करते हैं तो उसके हिंदी वाक्य के अंत में पहचान कैसा रहेगा, हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, तो पहचान हम लोग देखेंगे। ऐसे वाक्यों के अंत में ने को है, ने को हूँ, या ने वाला है, ने वाली है, या ने वाले हैं इत्यादि शब्द लगा रहता है। जिस सेंटेंस का हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, तो जिस हिंदी का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उस हिंदी वाक्य के अंत में ने को है, ने को हूँ, ने वाला है, ने वाली है, या ने वाले हैं शब्द लगा रहेगा। और ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि हम वर्तमान में जो काम करने के लिए निश्चित कर रहे हैं वो कहीं भूतकाल में संपन्न होगा, आने वाले समय में संपन्न होगा। यही ये सेंटेंस बतलाता है। ऐसे वाक्यों से यह प्रकट होता है, यह भाव व्यक्त होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। इसका कहने का मतलब कि आज हम वर्तमान स्थिति में कुछ करने के लिए सोच रहे हैं जो हम आने वाले समय में करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी हम सोच रहे हैं उस काम को करने के लिए, और इसको हम आने वाले समय में भविष्य में करेंगे। जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं अभी वर्तमान में सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ने वाला हूँ, या मैं पढ़ने को हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। पढ़ने का काम मैं भविष्य में मतलब आने वाले समय में करूँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ, मैं दिल्ली से आने वाला हूँ, मैं त्याग पत्र देने वाला हूँ। जो भी कार्य अभी हम सोच रहे हैं वो हम भविष्य में करेंगे। अभी पढ़ने वाला हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। भविष्य में वर्तमान में सोची हुई बात को जब हम भविष्य में करेंगे तो वैसे सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है इज एवं आर
के साथ टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक साथ देखेंगे और समझेंगे। कुछ लड़के हैं कहते हैं कि मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, कितना भी कोशिश करता हूँ मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। क्या चीज़ है अंग्रेजी? पहले अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करिए, अपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ाइए, जल्द जगने जल्द सोने का नियम बनाइए और नियमतः पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। अंग्रेजी एकदम आसान हो जाएगी और अंग्रेजी ऐसा आसान विषय ही कोई नहीं है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्द सोना जल्द उठना मनुष्य को, अधिकांशतः छात्रों को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्द सोना जल्द जगना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। इस बात को यदि दिमाग में रखिएगा तो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट जो है आपको कठिन नहीं लगेगी। तो हाँ, हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते समय हम इज मार्क के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे। सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को लिखेंगे, इसके तुरंत बाद हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे और उसके तुरंत बाद वर्ब वन मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को लिखेंगे, वर्ब वन को लिखेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड्स होगा तो अदर वर्ड्स को लिखेंगे। पुनः देखिए, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। आई सब्जेक्ट होगा मैं, तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे और तुरंत बाद हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब वन को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, कोई अन्य शब्द होगा तो अदर वर्ड्स के स्थान पर लिखेंगे। देखिए, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। यदि एक बार एग्जाम्पल देख रहे हैं तो एक बार इस पहचान को भी देख लीजिए कि इसके वाक्य के अंत में जो मैंने बताया है वो आपके एग्जाम्पल के अंत में है कि नहीं। इसके बाद एग्जाम्पल देखने के बाद, पहचान देखने के बाद पुनः स्ट्रक्चर को देखिए कि कैसे ये बन रहा है। मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। आई है, सब्जेक्ट के जगह पर आई को लिखेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तो तुरंत बाद एम को लिखेंगे। इसके बाद टू को लिखना है तो इसके बाद हम इन्फिनिटिव टू को लिखेंगे और स्ट्रक्चर बता रहा है कि टू के बाद तुरंत वर्ब वन का प्रयोग करना है। तो आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ तो अभी बनेगा आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ तो अभी बनेगा आई एम टू गो। दूसरा एग्जाम्पल, सीता किताब पढ़ने को है या
सीता किताब पढ़ने वाली है। सीता किताब पढ़ने को है या सीता किताब पढ़ने वाली है। सीता इज टू रीड ए बुक। सीता सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट के अनुसार हम इज का, एम का, आर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग हुआ है। इसके बाद टू का प्रयोग, इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग। इसमें ऑब्जेक्ट बुक है, किताब है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर बुक का प्रयोग। सीता इज टू रीड ए बुक। वे लोग मेरी देखभाल करने वाले हैं। वे लोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पर दे का प्रयोग करेंगे। दे मीन्स वे लोग। इसके साथ आर का प्रयोग है तो आर का प्रयोग करेंगे। तुरंत बाद हम इंफिनिटिव टू को लिखेंगे। इसके बाद वर्ब वन को लिखेंगे। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। दे आर टू लुक आफ्टर मी। वे लोग मेरी देखभाल करने वाले हैं या वे लोग मेरी देखभाल करने को हैं। दे आर टू लुक आफ्टर मी। आप पटना जाने को हैं। यू आर टू गो टू पटना। आप पटना जाने को हैं या आप पटना जाने वाले हैं। यू आर टू गो टू पटना। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। बस यही ध्यान देना है कि अफर्मेटिव में इज एम आर लगाना है। यदि नकारात्मक वाक्य आ जाए तो इज एम आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप वर्ब वन को लिखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। मैं नहीं जाने को हूँ या मैं नहीं जाने वाला हूँ। आई एम नॉट टू गो। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, वही सेंटेंस यहाँ भी है। इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है, इसमें नकारात्मक शब्द है। तो आई एम नॉट टू गो। मैं नहीं जाने को हूँ या मैं नहीं जाने वाला हूँ। सीता नहीं पढ़ने वाली है। सीता इज नॉट टू रीड। सीता इज नॉट टू रीड या सीता नहीं पढ़ने को है तो भी लिखेंगे सीता इज नॉट टू रीड। सीता के बाद इज नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब वन का। तीसरा एग्जाम्पल, वे लोग त्याग पत्र नहीं देने वाले हैं। वे लोग त्याग पत्र नहीं देने वाले हैं या वे लोग त्याग पत्र नहीं देने को हैं। दे आर नॉट टू रिजाइन। दे के बाद आर नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद टू को, इसके बाद वर्ब वन को। वह मेरी मदद नहीं करने को है या वह मेरी मदद नहीं करने वाला है। ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके तुरंत बाद टू को लिखेंगे, इसके बाद वर्ब वन को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ही इज नॉट टू हेल्प मी। ही इज नॉट टू हेल्प मी। वह मेरी मदद नहीं करने को है या वह मेरी मदद नहीं करने वाला है। ही इज नॉट टू हेल्प मी। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो तो सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट करते समय सेंटेंस में पहले लिखेंगे। क्या हम लोग गाने वाले हैं? क्या हम लोग गाने को हैं? तो बनेगा हम लोग। हम लोग की अंग्रेजी होती है क्या? वी। तो स्ट्रक्चर में भी दिखलाया गया है कि सर्वप्रथम इज एम आर को लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे।
EJMR, इसके बाद सब्जेक्ट, यदि कोई नकारात्मक शब्द आता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद टू का, इसके बाद वर्ब 1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग गाने वाले हैं? आर वी टू सिंग। सर्वप्रथम स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, आर वी टू सिंग। यदि रहता हम लोग गाने वाले हैं तो आर को वी के बाद लिख देते, इसमें है क्या गाने वाले तो आर को पहले कर दिए, वी को उसके बाद लिख दिए। आर वी टू सिंग, क्या वह परीक्षा नहीं देने को है? वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सर्वप्रथम ईज को लिखेंगे, क्योंकि क्या वाक्य के शुरू में है, ये हमेशा ध्यान देंगे, ये नहीं कि व्हाट लिख देंगे। यदि क्या वाक्य के शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब को ही सेंटेंस में पहले करेंगे ट्रांसलेट करते समय। इज ही नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अपीयर एट द एग्जामिनेशन का अर्थ ही होता है परीक्षा देना। इज ही नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आ जाए तो सर्वप्रथम हम क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखते हैं। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद टू को लिखेंगे, इसके बाद वर्ब 1 को लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को, अदर वर्ड्स को। तुम क्या करने वाले हो, क्या वाक्य के बीच में है तो क्या के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? व्हाट। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या वाक्य के शुरू में था तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को लिखे। नीचे वाले में जो हम देख रहे हैं इसमें क्या वाक्य के अंदर है तो इसकी हम अंग्रेजी व्हाट लिख देंगे। व्हाट आर यू, WH वर्ब, EJMR सब्जेक्ट, यदि कोई नकारात्मक शब्द है तो नॉट, इसके बाद टू का प्रयोग, वर्ब 1 का, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क दे देंगे लास्ट में। तुम क्या करने वाले हो या तुम क्या करने को हो। व्हाट आर यू टू डू। वे लोग क्यों नहीं दौड़ने को हैं या वे लोग क्यों नहीं दौड़ने वाले हैं। तो क्यों वाक्य के बीच में है तो सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे आर, इसके बाद वे लोग की अंग्रेजी दे, नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। व्हाई आर दे नॉट टू रन। वे लोग क्यों नहीं दौड़ने को हैं। व्हाई आर दे नॉट टू रन। हम लोग इसके पहले जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए। 10 ट्रांसलेशन डेली बनाइए, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, और मीनिंग को जहाँ तक तैयार करना हो मीनिंग तैयार कीजिए और अंग्रेजी एकदम आसान हो जाएगी। किसी काम को करने के लिए, किसी कठिन काम को आसान करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। यदि आप उसको मेहनत कीजिएगा एकदम आसान हो जाएगी। तो अंग्रेजी में मीनिंग तैयार कीजिए, नियम तैयार कीजिए और डेली ट्रांसलेट कीजिए हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। आपको अंग्रेजी एकदम समझ में आ जाएगा। और हाँ, जितने स्टूडेंट्स अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।